दोस्तों, जब से इजराइल को भारत का साथ मिला है तब से इजराइल बड़े बड़े मंचों पर भी बोलने के लिए आगे आ रहा है और अपनी आवाज उठा रहा है। ऐसे ही हालत में इजराइल ने सीधे संयुक्त राष्ट्र में 87 देशों को एक साथ देख लेने की धमकी दे डाली। दरअसल मामला इजराइल के दुश्मन देश फिलिस्तीन को लेकर था। इसके पक्ष में जब संयुक्त राष्ट्र में जब इजराइल के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया गया और उसमें 87 देशों ने इजराइल का विरोध किया और उस प्रस्ताव को माना, तो ऐसे में इजराइल काफी ज्यादा भड़क गया। दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दें कि जैसे भारत पाकिस्तान कभी एक नहीं हो सकते, वैसे ही फिलिस्तीन और इजराइल कभी एक नहीं हो सकते। अगर इजराइल जिंदा है और ताकत बटोर रहा है तो उसका एक ही मकसद है, फिलिस्तीन को मिटाना या कमजोर करना। इसके साथ ही साथ ईरान को इतना कमजोर करना कि वह घुटनों पर आ जाए। इसी कारण इजराइल के सामने जब भी फिलिस्तीन का नाम आता है तो इजराइल भड़क जाता है। वैसे ही जैसे फिलिस्तीन के सामने जब इजराइल का नाम आता है तब वह भड़क जाते हैं और मरने मारने पर उतारू हो जाते हैं। ऐसी ही एक घटना हुई है जिसे लेकर पीएम बेंजामिन नेतन्याहू संयुक्त राष्ट्र पर भड़क गए और उन्होंने कहा कि अगर इजराइल के साथ फिलिस्तीन को लेकर यही चलता रहा तो इजराइल कोई भी चीज नहीं मानेगा। क्या है पूरी खबर? आखिर फिलिस्तीन को लेकर क्यों भड़का इजराइल और इस दौरान कौन कौन से देश इजराइल के सपोर्ट में आए और किन देशों ने इजराइल का विरोध किया और क्या कुछ हुआ, चलिए आपको विस्तार से इस बारे में बताते हैं। दोस्तों, इजराइल के पीएम बनते ही बेंजामिन नेतन्याहू अपने फुल फॉर्म में चल रहे हैं और अपने पहले ही बयान में संयुक्त राष्ट्र में धज्जियां उड़ी और फिलिस्तीन पर हुई वोटिंग पर उन्होंने कड़ी प्रतिक्रिया दी। नेतन्याहू ने सख्त लहजे का इस्तेमाल करते हुए कहा कि इजराइल संयुक्त राष्ट्र की घृणित वोटिंग मानने को मजबूर नहीं है। उन्होंने एक वीडियो संदेश में कहा कि यहूदी लोग अपनी भूमि पर कब्जा करने वाले नहीं हैं और ना ही हमारी शाश्वत राजधानी यरूशलेम पर कब्जा करने वाले हैं। उन्होंने यह भी कहा कि संयुक्त राष्ट्र का कोई भी प्रस्ताव उस ऐतिहासिक सच्चाई को तोड़ मरोड़ नहीं सकता। जानकारी के लिए बता दें कि इस वोटिंग में फिलिस्तीनी क्षेत्र पर इजराइल के लंबे समय तक कब्जे और उसे अलग करने के कानूनी परिणामों पर अंतर्राष्ट्रीय न्यायालयों से मांगी गई थी। जानकारी के मुताबिक इस प्रस्ताव का नाम इजरायली गतिविधियां जो पूर्वी यरूशलेम समेत कब्जे वाले फिलिस्तीनी क्षेत्र में जाना जाता है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से सलाह देने का अनुरोध किया गया था। 1967 के बाद से फिलिस्तीनी क्षेत्र पर कब्जा करके बस्तियां बसाकर और आक्रामक इजराइल की तरफ से हो रहे हैं। इसमें इजराइल के यरूशलेम की सांख्यिकी में बदलाव करने और उसके चरित्र और स्थिति को बदलने की कोशिश करने और भेदभावपूर्ण कानून लागू करने का जिक्र किया गया था। विदेशी मीडिया के अनुसार संयुक्त राष्ट्र में इस प्रस्ताव के पक्ष में 87 वोट मिले तो वहीं विरोध में 26 वोट, जबकि दुनिया के 53 देशों ने इस प्रस्ताव पर वोटिंग से विरोध किया। जिन देशों ने इजराइल के खिलाफ वोटिंग से दूरी बनाई उसमें भारत, फ्रांस, ब्राजील, जापान, म्यांमार जैसे देश शामिल थे और इजराइल ने वोटिंग से पहले ही संयुक्त राष्ट्र की जमकर आलोचना की। ऐसे में इजराइल का दावा था कि यह प्रस्ताव यहूदियों के खिलाफ है। यहूदी अपनी जमीन पर मौजूद है और किसी के और हिस्से को नहीं हड़प रहे हैं। ऐसे में अब देखना यह होगा कि आगे क्या होता है और ऐसे में इजराइल का साथ कौन कौन देता है। लेकिन इजरायली पीएम की धमकी और पीएम मोदी की मदद से इजराइल ने 87 देशों को एक साथ देख लेने की धमकी दे दी। ऐसे में अब आगे यह देखना होगा कि संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के खिलाफ आगे क्या एक्शन लिया जाता है और साथ में ऐसे में इजराइल भारत के साथ खड़ा रहता है या नहीं, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि इजराइल ने भारत के दम पर ही सभी देशों के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में बोलने की हिम्मत की है। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अब आपको बताते हैं ऐसी ही एक और बड़ी खबर। दोस्तों, हाल ही में भारत की मदद के लिए रूस ने ऐसा कुछ किया है जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया है। दोस्तों, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि रूस ने अपने S-500 एयर डिफेंस सिस्टम और भारत को लेकर एक काफी बड़ा बयान दे दिया है। ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि रूस ने ऐसा क्या ऐलान किया है और अब वह भारत की मदद के लिए क्या करने वाला है। तो ऐसे में हम इन सभी बातों के बारे में आपको इस वीडियो में विस्तार से बताने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में।
दोस्तों, यूक्रेन युद्ध में जमीनी स्थिति चाहे कुछ भी हो, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि रूसी डिफेंस इंडस्ट्री ने पूरी दुनिया को प्रभावित किया, क्योंकि इतने प्रतिबंध और आर्थिक अस्थिरता के बावजूद रूसी सेना को ज्यादा कमी नहीं हुई है और आज भी रूसी सेना यूक्रेन से युद्ध लड़ रही है। इसके बावजूद सिर्फ एक साल पहले प्रोडक्शन फेज में एंटर करने वाले S-500 एयर डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी अब रूसी सेना को मिलना शुरू हो चुकी है। यानी कि रशियन डिफेंस इंडस्ट्री ने तमाम चुनौतियों के बावजूद इतने एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी अपनी सेना को करना शुरू कर दी और अब रूस ने S-500 एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर एक काफी बड़ा बयान दिया है कि वह भारत को इसके प्रति कस्टमर के रूप में देखता है। यानी रूस चाहता है कि भारत विश्व के उन कुछ पहले देशों में से एक बने जिन्हें रूस अपने विश्व स्तरीय S-500 एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस सिस्टम सप्लाई करेगा। साथ ही जब रूस के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर 2021 में भारत दौरे पर आए थे, तब भी उन्होंने यह बात कही थी। वह भारत को अपना S-500 एयर डिफेंस सिस्टम सप्लाई करना चाहते हैं, जो कि भारतीय S-400 के साथ मिलकर काफी अच्छी तरीके से काम कर सकता है और भारत की हवाई सुरक्षा को काफी ज्यादा बढ़ा सकता है। दरअसल इसी साल भारत को अपने सभी 500 S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के रेजिमेंट मिल जाएंगे, लेकिन अगर युद्ध की वजह से कुछ देरी होती है तो भी साल 2024 तक भारत को अपने सभी S-400 मिल जाएंगे और भारत इन्हें काफी तेजी से ऑपरेशनल भी कर सकता है। ऐसे में अगर भारत S-500 की तरफ आगे बढ़ता है तो यह भारत की हवाई सुरक्षा को काफी ज्यादा बढ़ा सकता है। लेकिन ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि S-500 और S-400 में कितना अलग है और अगर भारत इसे खरीदना है तो इसे भारत को क्या फायदा होगा। तो आपको बता दें कि S-500 S-400 के मुकाबले काफी ज्यादा एडवांस है, ना कि सिर्फ इसकी रेंज के मामले में बल्कि ट्रैकिंग कैपेबिलिटी के मामले में S-500 का कोई जवाब नहीं है, क्योंकि इसके अंदर एक बिल्कुल नई मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है जो कि टैंक, बैलिस्टिक मिसाइल और दूसरे बड़े टारगेट को 600 किलोमीटर दूर तक तबाह कर सकता है। साथ ही इसने टेस्ट के दौरान 100% सटीकता के दौरान 486 किलोमीटर दूरी पर मौजूद एक टारगेट को तबाह किया था। इसके अलावा यह सिस्टम 5वीं पीढ़ी के फाइटर विमानों को भी तबाह करने के मामले में S-400 से काफी ज्यादा ताकतवर है। यानी कि चाइना के J-20 फाइटर जेट भी इसके आगे कुछ नहीं है। साथ ही S-500 की ट्रैकिंग कैपेबिलिटी S-400 से काफी सुपीरियर है, जिसका मतलब यह है कि यह सिस्टम एक बार में 20 बैलिस्टिक मिसाइलों को ट्रैक कर सकता है और उनमें से 10 को रिपीट एंगेज मोड में तबाह करने की क्षमता रखता है। यानी कि S-500 S-400 के मुकाबले काफी शक्तिशाली है और इसमें लगे मिसाइल भी पहले के मुकाबले काफी ज्यादा अत्याधुनिक है। साथ ही रूस के अनुसार भारत इन दोनों को एक साथ ही इंटीग्रेट और ऑपरेट कर सकता है, लेकिन यह संभव नहीं है कि S-500 की मिसाइल को S-400 में लगाया जाए। यानी अगर भारत को इस सिस्टम को ऑपरेट करना है तो उसे S-500 को ही खरीदना पड़ेगा। मतलब यह फैसला भारत का है कि वह S-500 को रूस से खरीदना चाहता है या नहीं। तो दोस्तों, ऐसे में इस खबर के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं।